हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको आरसीसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कंक्रीट के बारे में पढ़ा कि पीसीसी क्या होती है, आरसीसी क्या होती है। ऐसा क्या हुआ कि हमारे को पीसीसी में स्टील की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज होते हैं क्यूब का, जो हम टेस्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। हम कब क्यूब की स्ट्रेंथ को ये मानेंगे कि वो हाँ हमारे सेटिस्फाइड लिमिट में है कि नहीं है, या कब हम उसको टेस्ट को डिस्कार्ड करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एक स्ट्रेंथ होती है बिलो विच, जिसमें कि 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब क्या है? IS 456/2000 कहता है IS 456/2000, ये आप सभी को पता ही होगा जो आरसीसी पढ़ रहे हैं बच्चे, कि ये हमारा आरसीसी का कोड होता है। इसमें बेसिकली जो भी प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहता है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट रहता है, उसकी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो ये कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की जो कि आप क्यूब बनाइए 150/150 का, उसको 28 दिन के बाद टेस्ट कीजिए। 28 दिन के बाद टेस्ट करेंगे तो आप क्यूब जो बनाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स आप एक मत बनाइए, आप 100 बनाइए। 100 क्यूब्स बना के उसकी स्ट्रेंथ चेक कीजिए, 100 के 100 की। अब जो रिजल्ट्स हैं आपके, उन टेस्ट रिजल्ट की जो आपके डिजायर्ड जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे कि आप M20 का बना रहे हैं, तो 20 Newton/mm² से ज़्यादा 95% ऐसे क्यूब होने चाहिए, 95 नंबर्स ऐसे क्यूब होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 से ज़्यादा हो या 20 के बराबर हो, और केवल 5% ही या 5 क्यूब ही ऐसे होने चाहिए जो कि 95% से बिलो में लाई कर रहे हैं। होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एक बार मैं डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्यूब बनाए हमने, कितने हैं टोटल नंबर्स? 100 नंबर्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मानिए, ये सेकंड क्यूब है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एंड सो ऑन करते करते ये सिक्स्थ है, छठा नंबर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 100 है। 100 नंबर जो हमारा स्पेसिमेन है वो है। ठीक, स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो स्पेसिमेन है, मानिए इसकी स्ट्रेंथ आई हमारी 17 Newton/mm²। इसकी मान लीजिए 17.5 आई, इसकी कुछ 18 आई। हम इसको क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगले की मान लो 19 आई, इसकी मान लो 20 आई, इसकी भी मान लो 20 आई। ठीक है, ऐसे करते 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 सो ऑन, इसकी मान लो 25 आई। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि आप आप जो भी 100 आप स्पेसिमेन बना रहे हैं, उसके आप सिक्स्थ वाले क्यूब को देखिए असेंडिंग ऑर्डर से कि इसकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है। इसकी स्ट्रेंथ जो आ रही होगी ना, वही आपके डिजाइन मिक्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी, वही आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हो जाएगी, कि आपका कंक्रीट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो ये रहेगी। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि इससे अब हमने 100 क्यूब बनाए हैं, बाकी सभी की मैं ज़्यादा ही 20, अगर 20 है तो मिनिमम 20 तो होगी होगी, उससे ज़्यादा आगे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इससे पहले हमारे जितने भी हैं ये <20 में लाई कर रहे हैं, और इसके बाद वाले और इसको मिला के किस में लाई कर रहे हैं, >= 20 में। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, इसको मैं इसकी जो भी डेफिनेशन है उसको डिफाइन करता हूँ। नोट कर लिया होगा जी? ठीक है,
ये नोट कीजिएगा। इट इज द स्ट्रेंथ below which not more than 5% of test results are expected to fall। ठीक है, concrete is designated by its characteristic strength testing after 28 days of क्यूरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 28 डेज के बाद क्यूरिंग करके जब हम उसको टेस्ट करेंगे वो वाली जो स्ट्रेंथ आएगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब एज पर IS कोड strength of concrete is taken by hundred samples taken in ascending order and characteristic strength is the strength is the इरेज कर रहा हूँ, नीचे हो रहा है। Characteristic strength is the strength of cube on cube, or we can say sample on characteristic is the strength of sample on 6th प्लेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 6th प्लेस में जो होगा वो क्या होगा, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, हम कोई भी जो सैंपल होता है उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे M20, M25, M30। M जो होता है ये M रिफर करता है मिक्स को, और ये 20 जो होता है ये रिफर करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, तो M जो डिनोट करता है वो मिक्स को करता है,
ये करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट 28 days ऑफ क्यूरिंग। देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। एक तो ये तरीका होता है स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके हम उसका हेल्प लेके उससे निकाल सकते हैं, वो देखते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक कर्व बनती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कर्व बनेगी जो कि बेल शेप्ड कर्व होगी। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए एक बेल शेप्ड की कर्व बनेगी हमारी, जो कि फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के बीच में होगी, प्रोबेबिलिटी के बीच में, बेसिकली परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो कि स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी। कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, और यहाँ पे रहेगा प्रोबेबिलिटी स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये जो सेंटर वाली लाइन होती है, ये मीन की लाइन होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, एवरेज स्ट्रेंथ जो मीन आता है, मीन की लाइन होती है, मीन एवरेज स्ट्रेंथ। अब इसमें देखिए 5%, ये तो ये कहाँ पे आएगी, सेंटर में आएगी, तो 50% पे आएगी। ठीक है, इसमें 5% का आएगा, इनिशियली स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, मैं थोड़ा पास में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5% पे जो स्ट्रेंथ होगी, वो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, एफ सी के, वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। 50% पे जो स्ट्रेंथ आती है वो क्या आती है, एफ एम होती है। ठीक है, एफ एम मीन स्ट्रेंथ, मीन एवरेज स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसको हम। तो 5% पे देखिए इतना एरिया कवर हो रहा है, इस कवर के अंडर ये वाली जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या होगी, हमारी एफ सी के को डिनोट करेगा, ये वाला जो एरिया होगा। ठीक है, सेंटर से यहां तक का जो डिफरेंस होता है, इसको मैं अगर के का नाम देता हूं, ठीक है, के नॉट मान लीजिए, के नॉट का नाम देता हूं, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनती है जो कि होती है एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस के नॉट इंटू सिग्मा। अब ये क्या है, यहाँ पे एक नया टर्म आया, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी परसेंटेज रहेगी उसका डिफरेंस आ जाएगा के नॉट। ठीक है,
के नॉट भी अलग अलग रहेगा, अलग अलग परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के लिए। सिग्मा, ये नया टर्म आया, इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। के जो होता है यहाँ पे वो होता है परसेंटेज डेफिनेशन। सिग्मा जो आता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे जैसे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर मैं परसेंटेज डेफिनेशन की बात करूं, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज डेफिनेशन। अगर 5% हो उस केस में, 10% हो उस केस में, और 50% हो उस केस में। 5% होगा उस केस में हमारा जो के नॉट है, इस ये जो हमारा फैक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.65 इन केस ऑफ 5%। इन केस ऑफ 10% ये हो जाएगी हमारी 1.29, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन केस ऑफ 10%, अगर ये यहाँ से हम 5% डेफिनेशन को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, मान लो 5% नहीं ले रहे हैं, कुछ 10% बोल दे रहा है अगर वो क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको यहाँ पे के नॉट की वैल्यू आपको 1.29 लेंगे, 1.65 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर 50% बोलेगा तब क्या होगा, ये देखिए, ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और जो हमारी जो मीन एवरेज स्ट्रेंथ है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैप हो जाएंगी तो क्या होगा कि तो कितना आएगा, उसका फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, सॉरी इसमें 0 आएगा, 0 आएगा तभी उसकी एफ एम बराबर एफ सी के कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा फैक्टर तभी तो होगा। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे के जो है के नॉट की वैल्यू 0 होगी इन केस ऑफ 50% डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 0 हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के इस केस में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर M10 से M15 होगा ग्रेड, इन दैट केस हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू हो जाती है 3.5, ठीक है। हमारा M20 से M25 होता है तो इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाती है 4.0। और अगर हमारा M30 से लेके M30 से लेके M60 तक अगर रहता है, M30 से अगर M60 तक रहेगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5.0। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
ठीक है गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसका एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसके बाद ही। in case of poor workmanship, or we can say supervision, in case of poor workmanship, yes, supervision, we will increase the value of standard deviation which is sigma by 1। ठीक है, अगर हमारा जो कंक्रीट है उसका सुपरविजन सही से नहीं हुआ है, जैसे आप साइट पे गए, आपने मान लीजिए नेक्स्ट डे टेस्टिंग है, क्यूब सैंपल की टेस्टिंग है। ठीक है, आप साइट पे गए, आपने साइट पे उसको बोला कि इंजीनियर को, जो वहाँ पे जो काम कर रहा था, उसको बोला कि भाई देख मैं कर लाऊंगा, अपना क्यूब सेट रेडी रखियो, मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो या मौसम खराब हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया और क्या किया कि उसने टेस्ट कर लिया उसने, लेकिन आपको विश्वास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, पुअर वर्कमैनशिप ही आ जाएगी। अगर वो एविडेंस करेक्टली दिखा देगा तो आप बोल दोगे ठीक है कोई बात नहीं, गुड है वो तो कोई बात नहीं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमने टेस्ट देख लिया। अगर वो नहीं, अगर आपके पास में शो कर पाया रिजल्ट्स, कि जैसे फोटो भी नहीं एविडेंस कर पाया या वीडियो भी नहीं दिखा पाया, एक तो सबसे पहली बात तो आपको जाना है वहाँ टेस्ट में, अगर नहीं जा पाए तो आपको पोस्टपोन कर देना है कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट डे करेंगे हम। ठीक है, अगर आप नहीं जा पाए, सुपरविजन कैसे पता चलेगा आप जब तक आपने एविडेंस नहीं करा होगा वर्कमैनशिप का, इसका स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, क्या आ रही है, कैसे पता चलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है, इनटू में सिग्मा, इसको जनरली हम क्या करते हैं 1.65 लेते हैं, क्योंकि हम 5% की डेफिनेशन ले रहे हैं इस वजह से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है 1.65 सिग्मा। ठीक है, अब इन केस अगर M25 कॉन्क्रीट है, M25 के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 होगी। अभी मैंने बताया, अगर आपने टेस्ट एविडेंस नहीं किया है या पुअर सुपरविजन हुआ है या वर्कमैनशिप ठीक नहीं है, उस केस में आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या करोगे, बढ़ा दोगे। कितनी कर दोगे, 4 से +1 उसमें ऐड कर दोगे, 4 से कितनी हो जाएगी 5, और ये 5 हो जाएगी तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी ना इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां से आप एफसी के इजीली निकाल सकते हो, एफसी के कितना आएगा, FM माइनस 1.65 स्टैंडर्ड एविएशन, और इसी से ही आपको मतलब होता है। अगर आप ये बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एफसीके की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ये अगर बढ़ाओगे तो, है ना, आप ये वाला टर्म बढ़ा रहे हो, इससे क्या होगी, एफसीके कम हो जाएगी। क्यों हुई है कम, क्योंकि वर्कमैनशिप सही नहीं थी वहां पे, इसीलिए आपने उसको कम कंसीडर किया है। तो ये ठीक ठीक है। इस पे क्वेश्चन लेंगे हम बाद में, पहले हम जो भी हमारा टॉपिक है वो खत्म करते हैं, उसके बाद में एक बार जो भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो ले लेंगे, न्यूमेरिकल जो बनते हैं। इस बार जिस किसी भी एस्पायरेंट ने एसएससी का जो एग्ज़ाम दिया था, अभी जो हुआ था 14 से 16 के बीच में, उसमें देखा होगा आपने आरसीसी के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आए थे। तो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि किस लेवल के आने चाहिए, उस लेवल के नहीं आए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक थे।
ठीक है गाइस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब वो जो क्यूब सैंपल है जो हमने टेस्ट करवाया है, उसको एक्सेप्ट कब करना है कब नहीं करना है, ये यहीं से पता चलेगा। किसमें गिवन है, सारी चीजें गिवन है, IS 456/2000 में गिवन है, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिए कैसे होता है कि पहले हमने जैसे एक सैंपल हमारे को टेस्ट करना है, उसमें 3 स्पेसिमेन है, 3 स्पेसिमेन है एक सैंपल में। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि तीनों की स्ट्रेंथ सेम आएगी, क्योंकि कंक्रीट क्या, कंक्रीट इज अ मिक्सचर, इट इज, वी कैन नॉट से कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, आइसोट्रॉपिक है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर चांस होंगे कि स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन 99.99% केसेस में क्या होगा, अलग अलग स्ट्रेंथ ही आएगी, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ आएगी। ये मैंने 3 स्पेसिमेन ले लिए, फर्स्ट एक को बोल रहा हूँ, एक को बोल रहा हूँ सेकंड, एक को बोल रहा हूँ थर्ड, ठीक है। अब तीनों सैंपल में देखिए, इसकी जो, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्पेसिमेन, ये भी स्पेसिमेन है और ये भी स्पेसिमेन ही है। लेकिन जब तीनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये वन सैंपल, और वी कैन से क्यूब सैंपल, वन क्यूब सैंपल, ठीक है। अब हमें इसका टेस्ट करना है, इसका टेस्ट करना है तो हम एवरेज लेंगे तीनों की स्ट्रेंथ का। इसको एक बार हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CTM मशीन में रखा है, इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग में मशीन में रखा, इसको रखा, तीनों का एक बार करके टेस्ट ले लिया हमने। मान लो इसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 24 मान लो, ठीक है, 24 न्यूटन पर mm²। इसकी स्ट्रेंथ मान लो हमारी 25 आ रही है न्यूटन पर mm²। मैं आपको राउंड फिगर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं कि 24 एग्जैक्टली 24 ही आती है, कभी कभी आ जाती है, बाकी 24.3, 24.2, 25.6 इस तरीके से आती है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लीजिए 26 आ गई, तो ये 3 आ गई स्ट्रेंथ। अब इसका क्या करेंगे हम, ये सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 का क्या करेंगे, हमारे को अगर सैंपल की स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्ट्रेंथ लेंगे। एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी, फर्स्ट की जो स्ट्रेंथ आई है वो, सेकंड की जो स्ट्रेंथ आई है वो, थर्ड की जो स्ट्रेंथ आई है वो, उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। हमारे केस में क्या है, 24, 25, 26 डिवाइडेड बाय 3, भाई 3 है, सैंपल 3 है तो 3 से ही डिवाइड करेंगे एवरेज लेने के लिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 25 ही आएगा न्यूटन पर mm²। ये आ गई इसकी एवरेज स्ट्रेंथ, जो इसकी हमारी क्या होगी, हम उस सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये एवरेज स्ट्रेंथ आ गई कि ये हमारी क्या है, हमारी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिमम, या इतनी स्ट्रेंथ आ रही है हमारी, होनी नहीं चाहिए, इतनी आ रही है, होनी क्या चाहिए वो हमारा अलग है, ठीक है। अभी इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, एक्सेप्ट देखिए, ये 3 क्यूब है, ये 3 सैंपल है, तीनों सॉरी 3 स्पेसिमेन है, 3 क्यूब है, इनका अलग अलग टेस्ट रिजल्ट है। अगर पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन, चेक फॉर वेरिएशन, ठीक है, चेक फॉर वेरिएशन होगा। हम क्या करेंगे कि जो हमारी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ है,
एवरेज की स्ट्रेंथ के ना तो 15% कम होनी चाहिए, ना इस 15% ज़्यादा होनी चाहिए। इस वाली स्ट्रेंथ के जो 25 आया है, 25 का जो 15% अगर हम ज़्यादा कंसिडर करें तो उससे ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए लिमिट, और 15% कम ले तो उससे कम भी नहीं आनी चाहिए लिमिट। ठीक है, एक सेकंड गाइस। अभी अगर हम इसकी बात करें, अगर हम हायर हायर अगर कंडीशन की बात करते हैं, तो हमारी जो एफ एवरेज है कितनी है, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अगर हम ग्रेटर साइड की बात करें, ग्रेटर साइड कितनी आएगी, अगर हम 15% ऐड कर रहे हैं इसमें, एक्स्ट्रा अगर पकड़ रहे हैं, तो 25 इंटू 1.15 कितना आएगा हमारा, 28.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम 15% इसको डिक्रीज कर रहे हैं, ये रेंज है 15% प्लस माइनस, तो 15% अगर इसको माइनस करेंगे तो 80.85 लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारी रेंज आ गई प्लस माइनस 15% की। हमारा जो कोई भी क्यूब है या तो इनके बराबर हो या इस रेंज के बीच में हो, तीनों में से हर एक क्यूब। अगर इस रेंज में अगर वो फॉल नहीं कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है, तो उस टेस्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे, वो इनवैलिड रहेगा टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे केस में जो आई है रेंज कितनी आई है, तो रेंज शुड बी प्लस माइनस 15%। और हमारे केस में कितनी आई है, हमारे केस में आई है ये 21.25 से लेके 28.75 न्यूटन पर। अब एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ना तीनों, 24 आया, 25 आया, 26 आया, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा टेस्ट रिजल्ट फर्स्ट वाली कंडीशन को तो पार कर गया। अभी सेकंड कंडीशन आएगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना था। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसमें नोट कीजिएगा आप, the test result of a sample will be average of 3 specimens. Individual strength of
specimen shall not be more than plus minus 15% of sample strength. इस सैंपल स्ट्रेंथ को और हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्ट्रेंथ। नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, मैं आगे चल रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी सारा छूट जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो। ठीक है, पहला तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। अब उसके बाद एक ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ क्यूब सैंपल्स हैं वो एज पर क्वांटिटी कितने कितने होने चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, मैं नोट करा देता हूँ। ठीक है, कि नंबर ऑफ सैंपल्स हमारी जो मान लीजिए क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्क्रीट की 50 m³ है या 20 m³ है या 10 m³ है या 5 m³ है, कुछ भी हो सकती है। तो हमारे को मिनिमम क्या लिमिट है कि हमारे को एक सैंपल लेना है या 2 सैंपल लेना है इसमें, या 3 सैंपल लेना है, कितने लेने हैं। तो जो लिमिट्स है वो मैं बताऊंगा, वो कोड में भी गिवन है। ठीक है, तो सब कुछ हम बेसिकली वैसे कोड में सारा कुछ मिल ही जाएगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे जो भी आरसीसी का जो बेसिक हमारा है, बेसिक है सब्जेक्ट जो आरसीसी का है, वो पूरा का पूरा कोड के ऊपर बेस्ड है। पूरा उसमें कोड में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हमारे को क्या रखना है, क्या कितना लेना है, कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, सब गिवन है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, देखिए मैं लिमिट बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ सैंपल्स, अब ये है हमारा 1 m³ टू 6 m³। ठीक है, क्यूबिक मीटर, 6 to 15 क्यूबिक मीटर, 5 क्यूबिक मीटर, 6 to 15 क्यूबिक मीटर, 16 to 30 क्यूबिक मीटर, 31 to 50 क्यूबिक मीटर, ग्रेटर देन 50 क्यूबिक मीटर। इसमें जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स रहेंगे वो रहेंगे 1, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स 1, 2, 3, 4, 50 तक 4 आ गए, इसको ग्रेटर देन 51 लिखिए। ठीक है, अगर 51 से ज़्यादा है तो 51 से ज़्यादा है तो एक एक ऐड होता जाएगा उसमें, 4 + 1। ठीक है, 5 आ गया। अगर 50 से ज़्यादा, देखो 50 तक 4 है, 51 पे जैसे 1 m³ कॉन्क्रीट बढ़ा, 1 m³ बढ़ने से क्या हो गया, एक सैंपल बढ़ गया। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका 100 तक। ठीक है, ये जो एक सैंपल है 100 तक चलेगा। अगर 101 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट हो गया, फिर क्या होगा, फिर ये 5 6 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे 101 तक। 150 तक ऐसे ही चलेगा 6, कोई बात नहीं, 6 आपने सैंपल लिया, दैट इज ओके। अगर सिर्फ 6
कहाँ तक 150 तक। 150 जैसे ही 151 होगा तो आपको 7 सैंपल लेने हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो, अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 170 क्यूबिक मीटर है तो इसके लिए कितना होना चाहिए नंबर ऑफ सैंपल्स। मान लो आप जो कंक्रीट करा रहे हो 170 क्यूबिक मीटर है, तो इसके लिए कितना होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कितना होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ओके गाइस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वन 70 क्यूबिक मीटर, इसका आप बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें आने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। आफ्टर वैलिडेशन ऑफ सैंपल हम क्या करेंगे, पहले हमने ±15% का क्राइटेरिया लगाया और वो बैठ गया, ठीक, उसकी रेंज के विद इन रेंज में आ गया तो हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे उसके बाद, ठीक है। उसकी वैलिडेशन चेक करेंगे, आगे क्या करना है हमारे को। एनी टेस्ट रिजल्ट, will satisfy the following criteria given as per IS 456/2000। वो क्या है, यहाँ एक छोटी सी टेबल बनेगी हमारी, यहाँ बनाता हूँ नीचे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बाद आ जाएगा हमारा मीन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए फर्स्ट केस, अगर हमारा भाई क्या केस हो सकता है इसमें, देखिए सैंपल आपके पास कितने हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम कितने सैंपल हो सकते हैं, एक सैंपल तो होगा आपके पास, एक होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम एक तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले देख लिया कि 1 से 6 m³ तक, 1 से 5 m³ तक एक सैंपल चाहिए, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे कोड ने बताया, कैसे बताया देखिए, पहला वो बोलता है कि अगर आपके सैंपल हैं मोर देन 3 होते हैं, ये ग्रेड किसके लिए है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी M15 एंड अबव, ध्यान लिख लेना, M15 एंड अबव की बात करते हैं, ठीक है।
अगर सैंपल 3 से हमारे ज्यादा है, इन दैट केस क्या होगा, हमारा एफ एवरेज ऑफ सैंपल होगा, एफ एवरेज जो सैंपल है उसका एफ एवरेज आएगा हमारा सिग्मा और एफ सी के प्लस 3। और जो सिंगल सैंपल होगा वो क्या होगा हमारा एफ सी के माइनस 3। ठीक है, तो ये याद रखना वैल्यूज, ये कोड ये डायरेक्टली पूछ लेता है। अगर सैंपल मोर देन 30 होंगे तो 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट की जो एफ एवरेज है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एफ एवरेज है इन दोनों की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डेंट आएगा। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन विद दीज टू वैल्यूज, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, इन दोनों में से जो वैल्यू सबसे कम आएगी उससे एफ एवरेज या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर फॉर 2 and 3 सैंपल्स, 2 and 3 सैंपल्स, अगर 2 और 3 सैंपल होंगे उस केस में क्या होगा, एफ एवरेज की वैल्यू, एफ एवरेज ऑफ अ सैंपल होगा हमारा फोर। एफ एवरेज ऑफ सिंगल सैंपल होगा हमारा 2। इंडिविजुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए FCK-2 से। और जो 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव के जो वो जो एवरेज आएगा उन तीनों का भी एवरेज, ये बात समझ रहे हैं आप, ये 3 अगर क्यूब टेस्ट है मेरे पास, 3 है मान लो, 3 का ही 3 नहीं, 3 से ज्यादा है, ज्यादा होने चाहिए, 4 का लेके चल रहा हूँ मान लो, तो चारों का मैंने एक बार क्या लिया, एक स्पेसिमेन टेस्ट किया। ठीक है, एक सैंपल उनको मार्क कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब उन चारों के चारों का जो एवरेज आएगा वो एफ सी के प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन से ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, या फिर एफ सी के प्लस 3 से ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन होती नहीं है, तो इसलिए उसने उसके लिए ये वाली नीचे वाली रिस्पेक्टिव वैल्यू भी दे दी कि एफ सी के प्लस 3 रख लो आप, इससे ज्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर अच्छी खासी वैल्यू है, स्टैंडर्ड की अच्छी मतलब कि जो वैलिड वैल्यू है वो है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो, वहां से निकाल लो आप कि आपके जो 4 टेस्ट एवरेज आपने टेस्ट किया उसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा जो सैंपल है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, अब थर्ड आता है इसमें, अगर आपके पास ओनली वन सैंपल है, फॉर वन सैंपल ओनली, फॉर वन सैंपल, f average of sample should be greater than equal to FCK plus 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेबल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, न्यूमेरिकल आते हैं ना कभी तो इस टेबल से आ जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा।
ठीक है गाइस, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। होप आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में इतना ही था। सबसे पहला हम चेक करेंगे उसका इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, जो कि 15% से प्लस माइनस के रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर वो बीच में है तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो वहीं पे टेस्ट को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, वो इनवैलिड टेस्ट होगा, ठीक है। अगर वो वैलिड है उसके बाद हम इस टेबल के हिसाब से फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। पहले अगर 4 सैंपल है तो चारों का एवरेज लेंगे, उस चारों के एवरेज को चेक करेंगे, पहला क्राइटेरिया। फिर उन चारों के एवरेज के बाद में इंडिविजुअल का चेक करेंगे, FCK -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, FCK -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो एज पर हमारा जो हमने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल का, ठीक है। ठीक है गाइस, अब हम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट देखते हैं एज पर IS 456। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456 2000। इसमें अभी 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कि पहले का ही कोड लेके चल रहे, क्योंकि वो अभी रिवाइज कईयों के पास आया है, कईयों के पास नहीं आया। तो 2019 में हुआ है ये अमेंडमेंट जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, फर्स्ट है, कितनी ग्रेड होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, 3 ग्रेड होती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्रेड, दूसरी स्टैंडर्ड ग्रेड, तीसरी हाई ग्रेड कंक्रीट, ठीक है। तो अब क्या क्या होती हैं ये, इसमें 3 आती हैं, M10 to M20। तो क्या क्या आ गया इसमें, इसमें आ गया आपका M10, M15 और M20, ठीक है। FCK इसमें आपको पता ही है, मैंने आपको भी बताया ही है। FCK क्या होती है, ये वैल्यू उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर होती है। तो कितनी होगी, 10 से 20 रेस्पेक्टिवली, है ना। 10 की 10 होगी, 15 की 15, 20 की 20। दूसरा यहाँ पे जो आएगी M25 से लेके M60 तक आएगी। कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स हो गई टोटल यहाँ पे, इसमें कितनी होगी नंबर ऑफ ग्रेड्स टोटल, 3। इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी 8। काउंट करके देख लीजिएगा, 25 से 60 तक 8 होगा रेस्पेक्टिवली। यहाँ भी 25 से 60 तक आ जाएगी इसकी स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में, ठीक है। और जो हाई ग्रेड कंक्रीट होते हैं वो होंगे हमारे M65 से लेके M100 तक। ये भी कितनी ग्रेड आ जाएंगी, टोटल 8 आ जाएंगी ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितनी होगी हमारी, 8 8 16 और 3 19, ठीक है। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी आपसे कि जो स्टैंडर्ड ग्रेड होती हैं उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स होती हैं। M25 से लेके M60 तक होती हैं 8, टोटल 8, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्रेड में कितनी होती है, M10 से लेके M20 तक, जो कि 3 आएगी। और हाई ग्रेड कंक्रीट में कितनी होती है, 65 से लेके 100 तक। ये 2019 वाला है,
ठीक है, 2019 से पहले कुछ और सिनेरियो था, M60 तक ही था। ठीक है, ये बाद में अमेंड हुई है, तो बाद में आई है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेबल पूछ लेता है यहाँ से, नंबर ऑफ ग्रेड्स पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा हुआ है कि कितनी नंबर ऑफ ग्रेड्स होती हैं एज पर IAS, कॉन्क्रीट की कितनी ग्रेड्स होती हैं, तो 3 होती हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, हाई ग्रेड कॉन्क्रीट। ठीक है, ठीक है गाइस, फर्दर मूव ऑन करेंगे हम डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी होती है, मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना किसी को तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस। एक्सपोजर कंडीशन से क्या समझते हैं हम लोग, एक्सपोजर कंडीशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं हम। एक्सपोजर कंडीशन का मीनिंग है कि एक्सपोज करना, मतलब कि जैसे जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया RCC का है या PCC का है, ठीक है, वो एक्सपोज है, मतलब वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हमने उसको रखा हुआ है। ठीक है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में हमने उसको रखा हुआ है, हमने उसको बारिश से भी बचा रखा है, या हमने उसको बारिश में ऐसे छोड़ रखा है कि कोई बात नहीं, बारिश में इसको भीगने दो, या हमने उसको स्नोफॉल हो रहा है स्नो से बचा रखा है, या हमने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है कि कोई बात नहीं, स्नो में इसको जाने दो, इसका ज़्यादा उतना वो नहीं कि स्नो में ये झेले, उस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है हमने। या फिर हमने ऐसा कर रखा है कि उसको जो सी है, समुद्र है, समुद्र के उसमें बनाया है, तो वो वहाँ पे उसके पानी में एक्सपोज कर रखा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंडीशन आ जाती है। एक्सपोजर कंडीशन का मीनिंग यही है कि जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा ये है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में सब्जेक्टेड है, किस तरीके के एनवायरनमेंट को वो झेल रहा है, तो वही एक्सपोजर कंडीशंस हो जाती हैं। बेसिकली 5 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली होती है माइल्ड, दूसरी होती है मॉडरेट, तीसरी होती है सीवियर, चौथी होती है वेरी सीवियर, पांचवी होती है एक्सट्रीम। तो ये 5 कंडीशन होती हैं। ऐसा कोई सा भी एग्जाम मेरे हिसाब से तो शायद ही गया होगा जो इनसे क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, एक्सट्रीम, इस कंडीशंस के हिसाब से जो कवर्स होते हैं, नॉमिनल कवर, वो डिसाइड होते हैं, कर सकते हैं हम लोग डिज़ाइन में। और सीमेंट का मिनिमम कंटेंट कितना होना चाहिए वो डिसाइड होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो डिसाइड होता है। तो ये जो वेदर कंडीशन है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करना होता है तो वेदर कंडीशन ही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, जो वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वेदर कंडीशन मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशंस जो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसमें एक नोट लिखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ उसको। It is a general environment it is a general environment to which
इट इज a general environment to which will concrete be exposed during its working life. अपनी वर्किंग लाइफ तक एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्ट्रक्चर अपनी वर्किंग लाइफ तक सब्जेक्टेड रहेगा, एक्सपोज रहेगा, तो इस तरीके के एनवायरनमेंट को उस स्ट्रक्चर की एक्सपोजर कंडीशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कितने 5 बताए थे। माइल्ड, पहले हम माइल्ड की बात करते हैं कि माइल्ड कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है। इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्टेड किया जाता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल। जो नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है ना, उससे भी स्ट्रक्चर को क्या किया हुआ है, हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है माइल्ड, यानी कि सबसे बढ़िया कंडीशन यही है, हमने अगर स्ट्रक्चर को अपने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है तो। क्यों है बढ़िया? क्योंकि इस पर किस तरीके का एक्सपोजर नहीं है, इस पर ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस पर कहीं से कोई उतनी बारिश नहीं आ रही है, कहीं से स्नो नहीं आ रहा है, उतना केमिकल्स का अटैक्स नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर पे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इवन नॉर्मल बारिश भी नहीं आ रही है। समझ रहे हो? हमारा जो घर होता है वो भी बना होता है, उस पर बारिश वारिश तो आती है, तो उस तरीके का भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो माइल्ड में आते हैं। मॉडरेट, एक्सपोज टू बट प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर रेनफॉल। ठीक है, इसका मीनिंग वही है, एक्सपोज टू नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल रेनफॉल तो है लेकिन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर रेनफॉल, सीवियर रेनफॉल नहीं है। नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे ऊपर इरेज करूंगा प्रॉब्लम। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, इसमें मॉडरेट वाले में मैं ऊपर नोट करा दूंगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोस्टल एनवायरमेंट्स। जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं ना, उससे वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, उस वहां पे नहीं है। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले इलाके जैसे कहाँ हो गए, मुंबई वगैरह हो गया, उधर उड़ीसा वगैरह हो गया, तो उस तरीके के इलाके में नहीं है हमारा स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर कैसे इलाके में है, जहाँ पे केवल बारिश का इम्पैक्ट है। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट सिवियर कंडीशन। सिवियर, इसमें क्या होगा, देखिए सिवियर नाम से पता चल रहा है, जैसे इसमें प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिवियर रेनफॉल हो गया था, इसमें क्या होगा, एक्सपोज टू सिवियर रेनफॉल। अभी इसमें क्या था, प्रोटेक्टेड था कोस्टल एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, इसमें एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज्ड टू कोस्टल एनवायरनमेंट्स। और एक और चीज आती है इसमें, 2 और पॉइंट आएंगे बेसिकली, alternate wetting and
ड्राइंग कंडीशन। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन आप देखेंगे नॉर्मल केसेस में किस में होती है, वाटर टैंक जो होता है उसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन होती है। जब वाटर टैंक हम ऊपर होता है, मान लो वाटर टैंक में हमने पानी स्टोर करना चालू किया, वाटर टैंक में पानी भरा तो क्या हुआ, वो वेट हो गया। फिर जैसे जैसे पानी यूज़ किया, जो भी यूजर्स वगैरह हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने पानी यूज़ किया तो क्या हुआ, लेवल डाउन हो गया, लेवल डाउन हो गया तो वेट वो ड्राई हो जाएगा वो। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन कहाँ पे होती है, वाटर टैंक में होती है। तो ये भी वाटर टैंक किस 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 एनवायरनमेंट में सब्जेक्टेड होता है, सीवियर में। ठीक है, मैं नीचे इरेज कर रहा हूँ। एक आता है कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पॉइंट पूछ लेता है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन है तो उस केस में वो कौन सी एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन होगी, एक्सपोज टू सीवियर रेनफॉल है तो क्या होगा, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा वेरी सीवियर। इस पे स्टार मार्क कीजिएगा, इससे आता है क्वेश्चन वेरी सीवियर। exposed to sea water sprays exposed to sea water spray एंड इसमें एक और चीज आती है exposed to chemical fumes। अब सी वाटर स्प्रे तो आप समझ ही गए होंगे, कोस्टल एनवायरनमेंट से तो प्रोटेक्टेड नहीं है वो, कोस्टल एनवायरनमेंट में तो है, लेकिन सी वाटर का क्या हो रहा है, इस पे सी वाटर का भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी हो रहा है। ठीक है, जैसे जो तटीय इलाके होते हैं उसमें क्या, सी वाटर आता है जाता है, तो आता है जाता है तो मतलब वो कुछ ना कुछ स्प्रे करेगा, अपना पानी जो है वो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, और जैसे लाइट हाउसेस होते हैं वहाँ पे भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक्सपोज टू केमिकल फ्यूम्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोज टू केमिकल फ्यूम्स का इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसमें केमिकल फ्यूम्स, जो धुआं होता है, केमिकल का धुआं लग रहा है उसमें, बट केमिकल में डायरेक्टली, वो केमिकल से डायरेक्टली उसके लिंक में नहीं है, अटैच में नहीं है, बट वो क्या हो रहा है, वहाँ पे उसके केमिकल का फ्यूम्स आ रहे हैं, उसके उसके अंदर सब्जेक्टेड है वो। जैसे चिमनी हो गई, चिमनी क्या होती है, केमिकल्स वगैरह बर्न होते हैं, उन सब से वो तो फ्यूम निकलता है, तो उसमें सब्जेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। वेरी सिवियर का ये हो गया। अभी हमारा एक रहता है एक्सट्रीम, उसको बताता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ तक, सिवियर तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना एक्सट्रीम कंडीशन आती है जब ना, फिफ्थ कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन कब होगी, जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम ही है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेंबर्स इन टाइडल जोन।
मतलब समुद्र में ही है स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, वही है। ठीक है, वहाँ पे टाइड्स वगैरह आते हैं, जैसे कि कोई द्वीप है मान लो, है ना, वो क्या है, समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो समुद्र के बीच में कभी भी पानी आता है जाता है। दूसरा, वहाँ पे जो इवेपोरेट होता है वहाँ का पानी, उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। तो वो सारी कंडीशंस भी होती है वहाँ पे। ठीक है, members is in direct contact with chemicals. Direct contact with chemicals. ठीक है गाइस, हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि केमिकल्स के अटैक में ही है। इस तरीके का स्ट्रक्चर भी किस क्या कहा जाएगा, एक्सट्रीम। ठीक है, नोट कर लीजिए। कल हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रीप के बारे में पढ़ेंगे, श्रिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, और टेंसाइल टेस्ट जो होते हैं कंक्रीट के उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कल मैं अपलोड करूं। ठीक है गाइज, हम लोग आगे चलते हैं। एक बार एक्सपोजर कंडीशन जितनी भी होती हैं, अब उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये तो पूछता है पांचों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, अब एक टेबल है, वो टेबल ध्यान रखिएगा, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ रखते हैं इसको। एक्सपोजर कंडीशन कैसी है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल कवर क्या होना चाहिए। नॉमिनल कवर के बाद आता है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें देखते हैं हम कि एज पर जो एक्सपोजर कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से हमारी इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो ग्रेड्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा माइल्ड। तो माइल्ड के केस में जो आरसीसी की जो ग्रेड होती है वो हमारी होती है M20। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे कितने रखने हैं, हमारे को माइल्ड के केस में M20 रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो कितना होता है 0.55। ठीक है, इसके बाद हमारा जो कवर होता है, नॉमिनल कवर इन mm, कितना होता है वो 20 mm। ये एज पर
एज पर IS 456 2000 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC ये स्पेसिफाई नहीं किया है कोड ने कि माइल्ड कंडीशन के लिए आप जितने मर्जी का यूज़ करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो आपने प्रोटेक्ट कर रखा है स्ट्रक्चर को, ऊपर से आप PCC यूज़ कर रहे हो, ठीक है, करो, कोई बात नहीं है ना। मिनिमम भी कर सकते हो आप, जो आपका मन है वो करो। माइल्ड के बाद आता है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट में कितना होगा ये M25, ये 0.5, ये हमारा जो कवर है इसमें हो जाता है 30 mm। इसके लिए कोड ने वैल्यू दी है, बोलता है कि हमारा जो ग्रेड है मिनिमम PCC का वो कितना होना चाहिए, M15 होना चाहिए फॉर इन केस ऑफ मॉडरेट कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन। थर्ड, सिविर। सिविर के लिए हमारा जो ये जो ग्रेड है ये हो जाएगी हमारी M30। जो WCR है वो हो जाएगा हमारा 0.45। जो हमारा कवर है वो हो जाएगा 45 mm। PCC की ग्रेड हमारी हो जाएगी M20, ठीक है। बात करते हैं वेरी सिवियर की। M35 सिवियर में जो WCR है वो सेम रहेगा, 0.45 रहेगा। कवर है वो 50 mm हो जाएगा। और जो PCC है वो भी सेम रहेगी, क्या रहेगी, M20। यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सेम रहेगी वैल्यूज 0.45 और M20 की। अब बात आती है एक्सट्रीम की। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, M40 मिनिमम ग्रेड होनी चाहिए, 0.4 होना चाहिए आपका जो वाटर सीमेंट रेशो है, 75 mm मिनिमम कवर होना चाहिए इन mm में, और जो हमारी ग्रेड ऑफ PCC है वो M25 होनी चाहिए। डन। ये एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें 2-3 बातें हैं स्टेबल से रिलेटेड, वो थोड़ा सा नोट करने वाली हैं, ठीक है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। ओके गाइस, इससे रिलेटेड 2-3 बातें कही गई हैं IS कोड में, जो कि एग्जामिनर पूछता है हमारे से, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या क्या पूछता है। पहला पॉइंट, द कवर specified in table is not applicable for columns and footing, column and footing। ये जो स्पेसिफाई किया है, इसमें जो कवर स्पेसिफाई किया था 20 mm, 30 mm, 45, 50, 75, ये जो भी कवर की वैल्यूज है जो भी हैं, ये किसके लिए, कॉलम और फुटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल कवर, सेकंड पॉइंट,
actual cover provided may be increased by 10 mm but should not be less than minimum value. ठीक है, जो स्पेसिफाई कवर है वो अगर आप साइट पे एक्चुअल कंडीशंस अगर जो भी साइट पे यूज कर रहे हैं आप उसमें आप उसको 10 mm तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट इन नो केस इट कैन नॉट बी लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू. इट्स मिनिमम वैल्यू जो स्पेसिफाई है कवर की जो भी IS कोड में उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. कम सिर्फ एक केस में होगी, वो अभी नेक्स्ट है. थर्ड पॉइंट, फॉर minimum reinforcement of 12 mm and mild exposure condition the value of cover may be reduced by 5 mm. इन केस अगर आपने रीइंफोर्समेंट 12 mm से कम ली हुई है और वहां पे कंडीशन जो है एक्सपोजर कंडीशन वो माइल्ड है, उस केस में कवर में भी रिड्यूस बाय 5 mm. ध्यान रखिएगा ये. एक और पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है, फॉर एक्सपोजर कंडीशन severe and very severe reduction of 5 mm may be made if grade of concrete used is, ये नोट कर लिया होगा हो, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ इसके ऊपर, इज above M35. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एक्सपोजर कंडीशन सिवियर और वेरी सिवियर हैं, सिवियर और वेरी सिवियर, उसमें आप 5 mm का रिडक्शन कर सकते हैं. किस केस में, अगर आपका कंक्रीट जो आप यूज कर रहे हैं उसकी ग्रेड M30 है या उससे ऊपर है, ठीक है. ठीक है गाइस, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. मैं क्वेश्चंस कराने का बोला था आपको बट काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम जब भी करेंगे तो शुरू में न्यूमेरिकल्स वगैरह ले लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड आते हैं. बेसिकली जो आपका जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो पार्ट था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, वहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बनता है. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.